अभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आपको जब शिक्षण कौशल में आपको बताया जाएगा तो उसमें वैदिक कालीन शिक्षा बताई जाएगी। तो वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत आपको, हाँ भाई ठीक है ना, यह नहीं रहेगा ठीक। तो वहाँ पर क्या हुआ कि तो वहाँ पे वेदों के जो पहले वैदिक काल में शिक्षा दिया जाता था वह वेद की शिक्षा दी जाती थी। चारों वेदों ज्ञाता क्या कहते थे? सांवरिया कहा जाता था। बताए थे आप लोगों को, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लिखवाएंगे। तो ऋग्वेद जो है वह सर्वप्रथम ऋग्वेद में छंद की क्या हुई थी? व्याख्या की गई थी। सवाल यहाँ से यही डायरेक्ट बनेगा कि किस वेद में सर्वप्रथम छंद की व्याख्या की गई थी? तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद। अगला सवाल इसे घुमा के देगा कि सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में की गई थी? तब भी वहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। छंद को हम पिंगल छंद के नाम से जानते हैं या पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि किसने इसको प्रतिपादित किया? पिंगल ऋषि ने। इसीलिए इनके शास्त्र जो लिखा जाता है छंद में वह किसे कहते हैं? पिंगल शास्त्र। अब समझेंगे क्या मतलब। जैसे पिंगल ऋषि ने पिंगल शास्त्र की रचना किए, उससे उन्होंने किसकी उत्पत्ति कर दिया? आज यह बात कहाँ मिलती है? उल्लेख ऋग्वेद में। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? पिंगल छंद, पिंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, जैसे सवाल बना हुआ है कि छंद का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? पिंगल। छंद का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पिंगल। किस ऋषि ने इसकी उत्पत्ति किया था? पिंगल ऋषि ने। अर्थात पिंगल ऋषि ने बताया था कि ऋग्वेद में किसकी कल्पना की गई है? छंद की। पिंगल ऋषि ने किस शास्त्र को लिखा था? पिंगल शास्त्र को। अब बात करेंगे, छंद को दो रूप में पढ़ते हैं। अगर एक संस्कृत के शब्दों में पढ़ा जाएगा तो संस्कृत में आपको धातु रूप बताया जाता है ना, धातु रूप बताया जाता है। नहीं चल रहा है, स्लो है, ठीक। तो तेज है पूरा फुल। तो यहाँ पे देखिए छंद जो है वह किसमें? धातु रूप में। जैसे आपको सर जी पढ़ाए होंगे संस्कृत में, लिखना है तो किस धातु से बना होगा? लिख। ऐसी जाना है तो गम, पता होंगे ना। पढ़ना है तो पट। ऐसे ही छंद की उत्पत्ति चद धातु से हुई है। चद धातु का मतलब क्या होता है बताइए? छंद का मतलब क्या होता है? यहाँ से परिभाषा निकल के आती है कि छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता में सौंदर्यता लाने का प्रयास करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? और जब किसी व्यक्ति, स्त्री, वर्ण या किसी प्रकृति में सौंदर्यता नजर आती है तो वह व्यक्ति उसको देखकर क्या हो जाता है? अर्थात जिस सौंदर्यता को देखकर खुश करने की आभास हो, वहां पर कौन सा धातु का बोध होता है? छंद। इसका अर्थ क्या होता है? छंद। अब देखिए, यह तो हो गया धातु रूप से। सामान्य अर्थ क्या बताया गया है? छिदि होता है। छिदि का मतलब क्या होता है? आच्छादित करना। आच्छादित माने क्या होता है? ढकना। यहाँ से निकलता है कि जिन रचनाओं में या जिन काव्य पंक्तियों में वर्ण हो, क्या क्या हो? पहले क्या हो? वर्ण। वर्ण के बाद क्या गिना जाता है? मात्रा। उसके बाद होता है लय। उसके बाद होता है तुक। उसके बाद क्या होता है? यति। उसके बाद क्या होता है? गति। उसके बाद क्या होता है? चरण। अगर इतनी सारे बातों का वर्णन किया जाए वहां पर क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। बात समझ गई ना? मतलब वर्णों, अक्षरों, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर अगर बल दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अब बल देना का मतलब वह बात उससे क्या हो रही है? ढक रही है, आच्छादित कर रही है। और जब कोई काव्य पंक्ति में यह सारी बातें नजर आएंगी तो उस पंक्ति में वह बात क्या करेगी? ढक लेगी। और ढकना ही क्या कहलाता है? छिदि। और छिदि का मतलब किससे लिया गया है? पिंगल शास्त्र की बात करेंगे थोड़ा सा। पिंगल शास्त्र में यह बात कही गई है कि जिस काव्य पंक्ति में रस, अलंकार और छंद न हो वह काव्य पंक्ति नीरस होती है। क्या होती है? नीरस। नीरस का मतलब उसको पढ़ने से आपको किसी प्रकार का जब भाषा शैली, काव्यगत सौंदर्यता जब बोध नहीं होगा तो उस पंक्ति का कोई अर्थ नहीं समझ में आएगा। कभी कभी कहा जाता है कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ते ही अगले क्या बोलते हैं, भाव का तुरंत क्या कर देती हैं? आभास दिलाती। जैसे अभी आपको रस पढ़ा रहे थे, रस पंक्ति का अर्थ क्या है नहीं पता है,
रस का क्या अर्थ है नहीं पता है, लेकिन उस पंक्ति को पढ़ते ही अपने आप क्या आभास हो जाता था, हंसने का, क्रोध का, आश्चर्य का, अर्थात किसकी उत्पत्ति होने लगती थी, हास्य और रस का, अर्थात किससे पता चला बताइए, उसमें छिपे हुए काव्यगत सौंदर्य से। इसी को मैंने बताया था कि जब किसी हिंदी वाले चैप्टर में, जब हाई स्कूल इंटर में जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं या आपको कभी लिखने का मौका मिले, यही तो होता है। मैंने बताया था कि जब क्या बोलते हैं, सिविल की तैयारी करने वाले बच्चों में हिंदी की संख्या बहुत कम मिल रही है वर्तमान में, ठीक है, और अधिक कौन सा मिले, अंग्रेजी। लेकिन हिंदी में इतना ब्रॉड लिखना पड़ेगा कि आप एक्सप्लेनेशन लिख लिए, संदर्भ व्याख्या सब लिख लिए, अंत में ये अभी लिखना पड़ेगा, तब पूर्ण माना जाएगा। काव्यगत सौंदर्य, उसमें कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, कौन सा रस का, कौन सा छंद का, कौन सा अलंकार किसमें बहुलता है, ये बात जब मेंशन करेंगे तब आपको पता लगे कि इस बच्चे को ज्ञान है। अगर एक्सप्लेनेशन तो कुछ भी बना के लिखा जा सकता है, यही बात छोड़ देते हैं। हाई स्कूल के पेपरों में भी तो नंबर क्या हो जाता है, कम। अगर पूरा मिलिए, मैं बताता हूँ, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर 6 नंबर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो 6 नंबर पूरा मिलेगा, अगर आप पूरी बात उसमें मेंशन किए हैं तो। इस तरीके से अब देखिए, वर्ण, मात्रा, लय, तुक, यति, गति, चरण, यह सभी छंद के अंग कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अगर किसी पंक्ति में छंद पहचानना है तो सबसे पहले उसमें क्या गिनना पड़ेगा, वर्ण। तो अब बात करेंगे कि वर्ण और मात्रा दो अलग अलग क्या होता है और कैसे गिना जाता है। जैसे अगर कहीं पर हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए क्या लिखे हैं हम, माया, तो माया में वर्ण पूछेगा तो कितना बताएंगे, 2 वर्ण है बस। कितने वर्ण हैं? 2, एगो माँ एगो या। लेकिन पूछेगा मात्रा बताइए, तो मात्रा बताएंगे तो 4 मात्रा है, ठीक। इसलिए कि हरस्व पे स्वर पढ़ाए होंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3, हरस्व, दीर्घ स्वर और पुलुस स्वर। पुलुस स्वर की व्याख्या यहाँ पर नहीं करने के लिए, पुलुस स्वर का प्रयोग मुख्यतः कहाँ होता है? संस्कृत में। हम बात करेंगे हरस्व और दीर्घ की। हरस्व में 1 मात्रा होती है और हरस्व में और दीर्घ में 2 मात्रा। हम लिखवाते समय मैंने बताया था, हरस्व अर्थात 1 मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, और दीर्घ का मतलब द्विमात्रिक स्वर। अब यहाँ पर आर की मात्रा लगी है और दीर्घ को, तो जब आप भी पढ़ाएंगे, लिखवाएं, समझिएगा, छंद बताते समय पंक्ति में मात्रा की गणना करते समय 2 मात्राओं का उल्लेख होता है। एक मात्रिक को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और द्विमात्रिक को यश आकारी चिन्ह अर्थात गुरु वर्ण के नाम से जानते हैं। इसे हम बोलते हैं लघु वर्ण, अर्थात हरस्व स्वर पे मात्रा 1 लगाएंगे, और जहाँ पर यश आकारी चिन्ह अर्थात इसको हम वाक्य शब्द लिखते समय अवग्रह चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 मात्रिक अर्थात दीर्घ में मानेंगे। दीर्घ में कितनी मात्रा होती है? 2, अर्थात माँ पर 2 मात्रा और यहाँ पर अब कहीं सॉरी 2 मात्रा कैसे लगा दिए हैं? अभी मैंने बताया, जहाँ दीर्घ हो वहाँ पे क्या लगाएंगे। अब गिनिए कितनी मात्रा हो गई, अर्थात वर्ण कितना है? 2, और मात्रा कितनी है? अभी ऐसे ही जब कोई भी पंक्ति पढ़ा जाता है तो आप देखे होंगे पढ़ते समय उसमें एक लय होता है। बिना लय का पढ़ेंगे तो आपको अपने आप अनायास अच्छा नहीं लगता है। सामान्य पंक्ति ले लें, अगर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक, अगर सागर का उजागर से तुक नहीं होता तो क्या यह लय बनता? तुक ही किसको जन्म देता है? लय को। तुक को हम क्या कर सकते हैं? तुकांत। इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो राइमिंग पढ़ते हैं। राइम पढ़ते हैं ना, जैसे कुड का उड से, सोल्ड का ओल्ड से, ऐसा नहीं बनता अंतिम में। उसी तरीके से सागर का किससे मिल रहा है? उजागर से। बात समझिए ना। जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है? चटकाए का जो तुक है वो किससे मिल रहा है बताइए? जाए से। बात समझिए ना। तो यह होता है तुक, और उसको पढ़ते समय थोड़ा सा देखते होंगे कबीरदास के दो, अभी हाल ही में एक नए गायक आए हैं जुबिन नौटियाल, तो उन्होंने देखे थे कि कबीरदास के दोहों को राग के आधार पर गाए थे। नहीं सुने क्या? सुनिएगा तो उसमें देखिए पूरा का पूरा क्या है वहाँ पर लय। कहीं जगह बहुत से ऐसे मैंने देखा, हाई जो हम लोग पढ़ते थे तो कुछ बच्चे कुछ नहीं याद होता, दोहे को ही लय रूप में क्या करते थे? गाते थे, ठीक। तो वह हो गया लय। अगला क्या हो गया? तुक। यति क्या होता है? अभी हमने बोला रहीमन धागा प्रेम का के बदमा वो कामा लगा देंगे, मत तोड़ो चटकाए, चटकाए के बाद एक खड़ी पाई। तो इसमें कितने एक पंक्ति हमने बोला, एक पंक्ति में कितने चरण हो गए? 2।
2 चरण हुआ ना, ना समझ में आओ था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े गांठ परी जाए। देखिए काय का राइम किससे है? जाय से। देख रहे हैं, यह एक पंक्ति है, यह कैसी पंक्ति है? 2 पंक्ति है। अब देखिए पहली पंक्ति में आपके 2, देखिए जब हमने रहीमन धागा प्रेम का कामा लगाए हैं, जहां कामा लगेगा वहीं पे क्या बोलते हैं? यति होते हैं। मतलब एक पंक्ति कितने चरण में होती है? 2 चरण में ना। इसमें कितने चरण है बताइए? 4 चरण हैं। चरण पढ़ेंगे एक ही, देखिए आप बता रहे हैं अभी पढ़ते समय गति हो रही है, गति पड़ी। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इतन ठेठ में बोल दिया नहीं है, इसको गा के भी पढ़ सकते हैं आप, बात समझ गए ना? ठीक, तो दिस इज नहीं गाने आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, काय का जाय से जब मिलेगा तो यहाँ पर जो कामा लगाया गया है, कामा से पहले यह पहला चरण, यह दूसरा चरण, यह तीसरा चरण, यह चौथा चरण हो गया ना। इसमें सवाल बनता है विषम चरण कौन सा है? पहला और तीसरा। अरे विषम संख्या जिंदगी में पढ़े हैं वह तो पूछ रहे हैं, और क्या है? बहुत इसमें तो दिमाग थोड़े लगाना है। 1 3 5 7 9 ये सब क्या होता है? विषम। 2 4 6 8 क्या होता है? सम। अर्थात पहला और तीसरा होता है विषम चरण और दूसरा चौथा क्या होता है? सम चरण होता है। अर्थात चरण की बात करेंगे तो चरण 2 पंक्ति में कितने हो गए? 4 हो गए। अर्थात यह पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, यह चौथा होगा। सवाल बनता है पहला चरण किस चरण से संबद्ध होता है? पता, द्वितीय से होता है। हम लोग अब तक पढ़े रहते हैं विषम चरण मतलब पहला तीसरा, कोई मार देगा तीसरी चरण। संबद्ध किससे होगा? दूसरे से। लेकिन मात्रा का योग जो होता है विषम और सम के आधार पर होता है समझ आई? मात्रा का योग का मतलब जब दुआ छंद या सोरठा या चौपाई पढ़ाएंगे तो बताएंगे ना कि विषम चरण में 11 मात्राएं एवं सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो अब वहां पर बताइए अगर इसमें 11 तो इसका समझ से हुआ ना मात्रा के आधार पे। लेकिन अगर बात करेंगे चरण के आधार पे तो इस पहले का संबंध किससे है? अभी ना नहीं, पहला पढ़ के चौथा, दूसरा पढ़ के तीसरा पढ़ देंगे। संबंध की बात, पहले का दूसरा से तीसरा का चौथा संबंध होता है। ठीक है ना, समझ में आई बात? हाई इसमें से कोई समस्या? गति नहीं समझ में आया? जिसका गति खराब होता है उसको नहीं समझ में आता है। बात समझ गई ना? महात्मा ज्योतिबा बाई फुले ने एगो बात कही थी, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई। पढ़िएगा, हम लोग के महान व्यक्तित्व में 6 7 8 में दिया गया है, कहा गया है, अपने मत लीजिएगा, समझा रहे हैं बस कि विद्या बिना क्या हो जाएगा? मति। अगर आप किसी बात को सोचना समझना चाहते हैं, तर्क देना चाहते हैं तो क्या लेना ग्रहण करना पड़ेगा? विद्या। कौन विद्या? पढ़ाई वाला। बात समझ गई ना? कौन और विद्या में समझिएगा आप लोग? ठीक, तो विद्या बिना मति गई, मति बिना। पहले के लोग अनपढ़ थे, कोई कुछ भी कहता था, लोग क्या होते थे? ढरक जाते थे, भेड़ी रहते थे पहले। अगर एक भेड़ी गिर गई कुआं में तो कुल भेड़ी भबा भबा क्या हो जाते थे? गिर जाते थे। लेकिन सबके पास मानते थे कि जो हमारा पहला संरक्षक है वही क्या है? बुद्धिजीवी है, यही मानते थे ना। तो वही कहा गया है। अब समझ, यहाँ पे गति का मतलब किससे है? गति मतलब होता है कि पढ़ते समय क्या हो जाए? गति हो। बात समझ गई ना? ठीक है, जैसे कबीरदास का दोहा जैसे पढ़ लीजिए, गति के रूप में ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो कबीरदास का कौन दोहा पढ़िए? कौन दोहा बताइए? कोई गा के सुनाएगा एक दोहा? अरे हम तो सुनाइबा करेंगे, आप लोगों में से कोई गा सकता है? आप सुनाइए। पढ़ रहे हैं आप, हम तो कर रहे हैं गा के। जब गाएंगे तो उसमें क्या नजर आएगी? गति। फिर वह बात मैंने हमारा कुल पढ़ाओ लिखा डांट कर देते हैं आप लोग। मतलब हम आप लोग का सपोर्ट करते हैं, लड़कियां सपोर्ट कर रहे हैं, लड़कियां गाती हैं। लड़का ऐसा ना गा देगा ढह जाएंगी लोग, आपको पता ही नहीं है।
नहीं पता है ना तो पवन सिंह का पवन सिंह का बता रहे हैं। ठीक, जो गाना आया था चलो भौजी हाली हाली, बात समझ गई ना। छठ का वो गाना आया था, उसमें सोनू निगम जो हिंदी वाले हैं इनको अरे पवन सिंह दोनों लोग मिल के गाए थे। रेटिंग चला था, रेटिंग नहीं होता उसमें, देखे होंगे। तो पवन सिंह को अधिक रेटिंग मिला था कि इनके आवाज़ में मीठापन है, वो हिंदी में मीठापन लेके आते हैं। भोजपुरी वाला सुनिएगा, कभी मौका मिले कहीं सुनना चाहिए, ये सब सुनेंगे। ठीक, कि चला भौजी हाली हाली। ठीक, छठ का गीत है तो बता तो वही बात। तो पवन सिंह को रेटिंग अच्छा मिला था, बात समझ गई ना। उनकी आवाज़ में मिठास था, इनकी आवाज़ में थोड़ी क्या थी, कर्कशता थी। उनको अवार्ड भी मिला उसे, छठ गीत पे बहुत महोत्सव पे उनको मिला था। तो ऐसे ही कहा गया, हिम्मत कहा लइकन को, ठीक है, गा देंगे सब, ताकने लगे सब, नंबर दे रहा है। ठीक, चलिए आगे देखिए। अरे मैं सीखने के लिए कुछ और समझ रहे हैं आप ही गा दीजिए ना, बड़ा कह रही हैं तो गा दी ना दीजिए। हाँ चलिए आगे देखिए। कोई नहीं गा पाता इतना, मतलब क्यों दोहा नहीं याद है? ऐसा है कि हम गाना नहीं आता हमको। ठीक है, देखिए क्या होता है। तो ऐसे जब कोई दोहा को जब हम समझ में आ रहा है ना, गवाही के दम लेंगे आप लोग। ठीक है, गा के बताएं। चलिए देखिए, तो गति वही होता है जो आप नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये होता है आपका वर्ण, मात्रा, लय, तुक, यति, गति और चरण। कौन दोहा बताइए? देखिए गाना भुला गए, कौन दोहा बताइए? हम ऐसा ही बोलते ही हैं, ठीक है ना। देखिए शांत रहिए, जब इसको गा के आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो। अब वाला क्या जी? क्या? हाँ शांत रहिए, अब से आप। ठीक, ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो, पौरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। सुना बात, यहाँ जो होए का कोई से मिला, यह हो जाएगा तुक। और अब जो पढ़े हैं किसमें पढ़े हैं हम? गति में। और जहाँ पर थोड़ा सा रुक रहे थे वह क्या कहलाएगा? यति कहला। ऐसे ही बहुत से हमने जब हाई स्कूल पढ़ते थे तो बच्चे कुछ नहीं याद होता था, करते थे कि कुछ नहीं याद होता, चलो हिंदी दोहा पढ़, मार साहब लोग कहते थे, और लेके किताब को ऐसे क्या करते थे? पढ़ते थे। तो ऐसे ही होता है, तुक कहा जाता है, इसी को लय कहा जाता है, इसी को गति कहते हैं, जो आपके वर्ण छंद के अंतर्गत क्या करते हैं? पढ़ा जाता है। समझ बात? इतनी बात समझ आ गई है? चलिए लिखिए, थोड़ा सा परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा लिखिए। क्या? छंद की और किसकी? ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जान पाई है तो छंद की परिभाषा, छंद ही ने पढ़ा रहे हैं, छंद की परिभाषा लिखिए। लिखिए, छंद वह सुंदर आवरण है। लिखिए, छंद वह सुंदर आवरण है छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामिनी के शरीर को ढककर अर्थात जिन रचनाओं में लिखिए वर्ण, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा,
ऐसी क्रम से लिख लीजिए, वर्ण, मात्रा, लय, तुक, यति, गति एवं चरण। वर्ण, मात्रा, लय, तुक, यति, गति और चरण। थोड़ा सा तेज करिएगा, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, फुल है हमारा, सुनाई दे रहा बीच तक, तो कर दीजिए, देखिएगा गिरे ना। एवं चरण लिखे हैं, चरण पर बल दिया जाता है, पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं, पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। मैक्स है, हेलो 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 नहीं लिखना है, हेलो नहीं आ रहा है, हेलो हेलो बहुत स्लो है एकदम, मुँह में घुसा के बोल रहे तो। हेलो 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 हेलो, जूठा जूठा हो तो कोई मुंह दूसरा मुंह में थोड़ा डालता है, हमें ना। हेलो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, वर्ण, मात्रा, लय, तुक, यति, गति, चरण, इन सबसे जो होता है किसी कविता, कामिनी माने क्या होता है, सौंदर्यता। सौंदर्यता क्या करता है, ढक लेता है, और ढक लेना ही क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। बात समझिए ना। अब लिखिएगा हेडिंग, छंद के अंग। जिसको नहीं समझ में पूछ लेंगे। अगला हेडिंग होगा छंद के अंग। छंद के कुल 7 अंग होते हैं, लिखिएगा। छंद के कुल कितने अंग होते हैं, 7। पहला होगा वर्ण, दूसरा लिखिएगा मात्रा, तीसरा होगा यति, चौथा होगा गति, पांचवा होगा तुक, छठवां होगा, उसी को पद कहते हैं या क्या कहते हैं, चरण, और सातवां आपका होगा अंतिम में क्या होता है, गण। ऐसी नीचे नीचे लिखिएगा, आगे लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, पद या चरण, अगला क्या होता है, गण, ठीक। यह 7 अंग किसमें पाए जाते हैं, जिस पंक्ति में यह 7 अंग दिखेंगे उसी का छंद पता लगा पाएंगे, अदरवाइज छंद नहीं पता लगा पाए। जैसे वर्तमान में जो नई कविता का दौर चल रहा है, नई कविता में छंद नहीं मिलेगा, और मिलेगा अभी तो कौन सा मिलेगा, मुक्तक छंद, ठीक। अभी पढ़ाएंगे छंद का प्रकार। तो छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 मिलेंगे आपको, एक मात्रिक छंद, एक वर्णिक छंद और एक ठो मुक्तक छंद। फिलहाल हम लोग 2 ही पढ़ेंगे, कौन सा, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मुक्तक छंद के प्रवक्ता और प्रणेता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला ने सर्वप्रथम यही बात बताई है, कौन सा, वह त्रोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। यह पंक्ति कक्षा 8 में कि हिंदी में शायद यह है, यही ना है, नहीं है, 9 या 10 में होगा, मान लेते हैं 9-10 में होगा। इस पंक्ति में ही है मुक्तक छंद की बात करें नई कविता के दौर में। तो हम बात करेंगे पहले वर्ण क्या होता है, बता दिए, फिर से बता लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शब्द लिखा गया है, मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे कमल, तो कमल में कोई मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं तो आप कह सकते हैं सर जी 3 वर्ण है, कह सकते हैं ना। लेकिन कोई मान लीजिए मात्रा वाला शब्द हमने लिख दिया, जैसे हम कहीं पर लिख दिए गायिका, गायिका में आप पूछेंगे वर्ण कितना है, तब भी कितना वर्ण हो जाएगा, यह आपका गा ई का, यह 3 क्या हो गया, वर्ण हो गया। लेकिन अगर मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा 2 होता है, एक लघु होता है और एक तो क्या होता है, दीर्घ। अब बात करेंगे लघु का मतलब कि ह्रस्व होगा, अर्थात 1 मात्रा का योग होगा। दीर्घ का मतलब द्विमात्रिक, मतलब किसका, 2 मात्रा। यह सरकारी चिन्ह से प्रयोग करते हैं। अगर गायिका में पूछे कितनी मात्रा है तो आप कहेंगे कितनी मात्रा, 5 मात्रा होगी। कैसे 5 मात्रा हो गई, अभी हमने बताया गा
आ की मात्रा है, ई में छोटी की मात्रा है और का में आ की मात्रा। 2 1 और यहाँ पे क्या हो गया, कितनी मात्रा का योग हो गया, 5। आइए समझिएगा, समझ की बात। कुल कितनी मात्रा होगी, 5। इसको नहीं समझ फिर से भी बता देंगे मात्रा कितने कितने पे कौन कौन सी मात्रा लगाएंगे, बस इतना समझिएगा। ह्रस्व पे 1 मात्रा। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर तो मात्रा दिख रही फिर भी कैसे 1 मात्रा हो गई। मात्रा पर आप लोग मात्रा हिंदी वर्णमाला में स्वर संख्या कितनी होती है बताइए, 11। अगर पूछे वर्णमाला नाम ले कुल वर्ण स्वर कितने होते हैं तो 13 बताएंगे। मात्रा कितनी होती है तब 13 के आधार पे 12 मात्रा। किसकी मात्रा नहीं होती है, अ की मात्रा नहीं होती है। अब समझिए, इसलिए कि मूल होता है, मूल होता है ना, जितने भी मूल होते हैं उसी को हम ह्रस्व स्वर के नाम जानते हैं। और ह्रस्व स्वर की मात्रा नहीं होती है, वो सिर्फ अ की। अब कहें सर ई भी तो है, ई को हम ऐसे छोटी है, अब बड़ी ई का मात्रा कैसे लगती है, ऐसे मात्रा पढ़े होंगे ना, ऐसे ही छोटा ऊ इधर को होता है, बड़ा ऊ इधर को होता है। हाई ए की मात्रा है, हाई ए की मात्रा है, हाई ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है, ऐसे है ना। ऐसे किसकी मात्रा, ये बता पाइए तो अकेले बात समझ गई। छोटी की मात्रा इधर से लगती है, अभी बताएं। अब बड़ी की मात्रा देख रहे हैं कहाँ से लग रही है। तो हम भले ऐसे लिखते हैं लेकिन वास्तव में मात्रा इधर से लगाने का मतलब अंतर करने के लिए। आपका हम कहना गलत नहीं है, लेकिन इसके आधार पे आपको लग रहा है कि सर इधर से होना चाहिए, इंडिकेट कर, यह मात्रा आगे से भी इंडिकेट कर रही है और यह मात्रा जैसे इंडिकेट कर रही है पीछे से। छोटे बच्चे जब नहीं पता होता ये कहते हैं, कोनो शब्द बोले कौन सा आगे से कि पीछे से, आगे से बोले समझ जाएगा वो क्या है छोटी की मात्रा, पीछे मतलब क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा। अगर इस बात को कई बार बताएंगे तो बच्चों को ज्ञात हो जाता है छोटी की मात्रा अर्थात आगे से मत, इधर से आप कर रहे हैं तो आगे समझ में आ गया, इधर लगा तो क्या हो जाएगा, यह बात है। वो अलग बात है कि हम इधर से लिखते हैं तो इसका योग वहाँ पे नहीं मिलता है, ऐसे कहेंगे तो यहाँ पर तो एक की मतलब नहीं नजर आ रही है, यहाँ पे कहीं ऊपर सोसा लग रहा है। हाँ सब वही पूछने वाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है मात्रा ए में ए ऐसे मात्रा लगाएंगे। जैसे कहीं पर केवल लिखना है तो आप ऐसे लगाएंगे ना, अब वहाँ पे ये मतलब क करे बाद लिखिएगा ए कहीं के, ऐसे नहीं होगा, यह मात्रा का योग वहाँ पे कहा गया है। ऐसे वहाँ पर है जो व्याकरणों ने हमको बताया हुआ और हम उसी पे क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया, हर लघु में 1 और दीर्घ में कितनी मात्रा हो गई 2। अभी अलग से एक मात्रा लिखवा के बता देंगे कि बहुत से ऐसे मात्राएं जहाँ पर संयुक्त अक्षर होते हैं वहाँ पर कितनी मात्राएं लगेंगी, जहाँ अनुस्वार होगा वहाँ पे कितना मात्रा लगेगा, जहाँ पे क्या बोलते हैं विसर्ग होगा तो कितनी मात्रा लगेगा। उस बात को अभी समझने पहले यहाँ समझिएगा। यति बता दिए हैं किसी पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने चरण होते हैं 2। उस पंक्ति में जहाँ पर कामा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर कामा को कौन सा विराम कहते हैं, अल्प विराम के अर्ध विराम। अल्प माने क्या होता है थोड़ा सा रुकना है, और जहाँ रुकते हैं वही क्या कहलाता है गति। गति का मतलब पढ़ते समय पहले तुक का, पहली पंक्ति का दूसरे से जो तुक जुड़ता है वह तुक किस रूप में परिवर्तित होता है, गति के रूप में। अगला क्या होता है, तुक में समझ रहे हैं ना। अगला आपका पद या चरण, चरण वही बता दिए हैं, 4 चरण होते हैं, 2 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक चरण जो होता है वो अलग अलग मात्राओं का योग रखता है और उसी मात्राओं को गिनती के आधार पे हम छंद को क्या करते हैं बताने का प्रयास करते हैं। अलग अलग व्याकरण ने बताया। गण, यहाँ पर सवाल बनेगा गण संख्या कितनी होती है 8। गण संख्या कितनी होती है 8। गण की बात करेंगे तो गण का एक सूत्र होता है, सूत्र का नाम है यमाता राजभान सलगा। इसको सोचेंगे कि एक के मात्रा में होता है, समझ लिए 1 के पाई में, इसको लगेंगे सोचें 1 बार पढ़ लें यमाता राजभान सलगा, ऐसे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसको 3 का ग्रुप लेके पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे यमाता राजभान सलगा, ऐसे करेंगे। 8 गण कैसे पता चलेगा, इसमें से 8 गण निकालने के लिए प्रत्येक का पहला वर्ण के साथ गण जोड़ेंगे और पहले वर्ण से 3 मात्रा 3 वर्ण तक क्या करेंगे हम ले लेंगे, ठीक। अर्थात
पहला में यहाँ पे वर्ण क्या है, य के साथ में जोड़ दीजिए क्या, यगड़। यगड़ में य से लेके 3 वर्ण तक हम लेते हैं, तो 3 वर्ण तक यहाँ पे क्या बचेगा, य माता, होगा कि नहीं होगा। मात्रा लगाइए, 1 2 और 2, कितनी मात्रा हो गई। मात्रा गिनेंगे नहीं, 5 नहीं लिखेंगे आप, ये लेकिन यह गण का मूल्य कहाँ किया जाता है, वर्णिक छंद में किया जाता है। मात्रिक छंद में सिर्फ मात्रा गिनेंगे, गण का प्रयोग कहाँ होता है, वर्णिक छंद में होता है। वर्णिक छंद में मात्रा नहीं गिना जाता है, क्या गिना जाता है, वर्ण। और वर्ण गिनने के आधार पर अगर कहीं पर 1 2 2 लगातार योग बनता है अलग अलग, तो वहां पर वर्णिक छंद के अंतर्गत इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, अलग अलग जितने भी वर्ण हैं उनको हम गिना जाता है और उस छंद के आधार पर बताया जाता है। हम बात करेंगे ऐसे ही यगड़, य के बाद से कौन सा वर्ण नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मगड़ हो जाएगा। मगड़ से क्या निकलेगा बताइए, मा तारा। 3 लेना है ना, यगड़ से हमने किया 3, तो यह माता हो गया। मगड़ से करें तो मा तारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मा तारा। अगर मात्रा करेंगे 2 2 2 होगा ना, कोई समस्या नहीं, समय पूछ लीजिए कदम। उसके बाद होता है तगड़, कैसे तगड़ होगा, म के बाद कौन सा, तागड़ होना चाहिए ना। हम एक वर्ण लेंगे और गण जोड़ देंगे उसमें, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। बस सगड़ के बाद कौन सा, लगड़ क्यों नहीं लिख रहे हैं, अगर लिखेंगे तो 3 का योग हो रहा है, इसलिए वहीं से गण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तगड़, तगड़ से 3 वर्ण लेंगे, ताराज, क्या हो जाएगा, ताराज। ताराज में 2 2 2 1, जिसको नहीं समझ आएगा मात्रा फिर से पूछ लेंगे, सर जी नहीं समझ में आ रहा है। तगड़ के बाद क्या हो जाएगा, रगड़, यह हो जाएगा क्या, राजभा होगा, राजभा होगा कि नहीं होगा, राजभा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, कोई समस्या। अगला रगड़ के बाद क्या आ रहा है, जगड़, यहाँ क्या लिख देंगे, जगड़, क्या बन जाएगा, जभान। जभान का क्या हो जाएगा, 1 2 1 हो जाएगा। जगड़ के बाद क्या आ जाएगा, भगड़। भगड़ से क्या निकल के आया, भानस। कोई भी मात्रा देखिएगा एक नहीं मिल पाएगी, कोई ऐसी मात्रा का योग इसमें बता दीजिए जो समान मिले। समान हो सकता है कभी, होगा ही नहीं, ठीक। भगड़ के बाद हो जाएगा क्या, नगड़। नगड़ से क्या निकल के आएगा, नस्ल, और नस्ल में सिर्फ 1 1 और 1, और अंतिम में क्या बच रहा है, सगड़। सगड़ से क्या आ रहा है, सलगा, और मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 और 2। गिनिए कुल 8 गण हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए गण संख्या कितनी बताई जाती है, 8। अब कहें सर जी आगे भी क्यों नहीं किए हैं, अभी मैंने बताया। फिर अगर हम सगड़ के बाद से हम लॉग के साथ जोड़ेंगे, कोई 3 वर्ण आ रहा है, इसीलिए यहाँ से खत्म हो जाता है। और यह माता राजभान सलगा गण की सूत्र होता है, और इसी सूत्र के आधार पे 8 गण बताए गए हैं। 8 गण की अलग अलग मात्राएं हैं, मात्रा कभी बराबर नहीं हो सकती किसी की, गिन लीजिए। यही इसका क्या है, ट्रिक है, नियम है, और ये इसकी पहचान है। सोचिए उस समय लोग व्याकरण कितना सोचे रहे होंगे, सोचिए किसी का मैच भी नहीं करना है, कैसे सूत्र बैठाया गया होगा। यही होता है मौलिक सोच, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोई ना सोचा वही हम सोच रहे हैं, वही क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग सृजनात्मक सोच कहा जाता है, ठीक। समझ बात। इसका प्रयोग कहाँ होगा, वर्णिक छंद पढ़ाएंगे तो आपको उसमें क्या करेंगे, बताएंगे। समय बात लिखा गया। जैसे मान लीजिए जो लिख रहे हैं लिखें, एक शब्द हमने लिख दिया, क्या लिख दिए हैं, यशोदा, ठीक है। इधर से बताइए, आप बता दीजिए यशोदा में कौन सा गण का संयोग हो रहा है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, है यगड़। यगड़ का कैसे, अच्छा यह इसीलिए यगड़ है,
अच्छा चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, बोलने दीजिए ना, जैसे हम एक शब्द लिख दिए यहाँ पर कमरा। कमरा में बताइए गण कौन सा हो? कमरा में गण बताइए। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आप बताइए मैम। है सगड़ होगा, कैसे? एक मात्रा और रा में यहाँ पर एक एक दो हो रहा है। कहीं देखिए यगड़ में, अरे सॉरी, एक दो मात्रा कहाँ किस गढ़ में आ रहा है? सगड़ में। अभी मत कहिएगा सर जी य से लिखे इसीलिए यगड़ हो जाएगा। बात समझ गई ना? मात्रा लगाइए, मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा एक दो और दो। अब वो अलग बात है कि यगड़ से यह होता तो कहाँ, यहाँ तो काम बन जाता है। सॉरी सही तो बतौलना नहीं है, लेकिन यह बात ही मत जोड़िए कि यगड़ है तो यही से होगा। ऐसे अगर मैं लिख दिया हूं कहीं पर मकान, तो मकान में कहेंगे मगड़, मकान में हो जाएगा एक दो और एक। अब कहीं पर लिख एक दो एक होगा जरूर, अगर है तो क्या हो जाएगा? ये जगड़ कहलाएगा। बात समझ गई ना? क्लियर हुआ? ऐसे ही शब्द अगर आएंगे तो उसमें मात्रा लगाया जाएगा। पूछें गण कौन सा है तो आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए अगला हेडिंग डाल लेंगे। अगला मतलब पॉइंट के रूप में वर्ड। दो वर्ण होते हैं, एक होता है लघु वर्ण और एक होता है दीर्घ वर्ण। देखिएगा लघु वर्ण में आएगा अ, ई, उ, री, यह चार आपका लघु होगा। और क से लेके ज्ञ तक क्या रहेगा? लघु में आएगा। अर्थात कितनी मात्रा लगाएंगे? कहीं आएगा तो एक मात्रा लगाइएगा। मार्कर ऐसा दे दिए हैं लोग, एक मात्रा लगाएंगे। बात समझ ना? अगर कहीं पे अ आए, छोटी ई आए, बड़ा उ, छोटा उ आए, री आए, या क से लेके ज्ञ तक अगर आ जाए तो कितनी मात्रा लगाइएगा? एक मात्रा। अब कहीं से ढ और ढ पे क्या लगाएंगे? कितनी मात्रा लगाएंगे? एक मात्रा लगाएंगे। बात समझ गई ना? अब कहीं पर कहते हैं संयुक्ताक्षर पे क्या लगाएंगे? संयुक्ताक्षर, अरे मतलब छ, त्र, ज्ञ और स्र पे क्या लगाएंगे? भले वह दो वर्णों से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पर अ का बोध करा रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी कितनी मात्रा लगाइएगा? एक मात्रा लगाइएगा। समझ आई बात? नहीं समझ आई? अबो ना करी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या कहलाता है, अब कैसे समझ में आएगा? वर्ण के आधार पर मात्रा लगाई जाती है ना। तो लघु वर्ण किसे कहते? अब इसको आप कहेंगे सर जी आप ही तो बताए थे छ जो होता है वह क और किससे मिलके बना होता है? स से। इससे नहीं लेना देना हमको है, हमको मतलब सिर्फ किससे है? छ बोलने पर किसका बोध हो रहा है? इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा लग जाएगी? एक मात्रा। मतलब मात्रा कितना लगाएंगे? दीर्घ वर्ण में कितनी मात्रा लगाएंगे? दो मात्रा। दो मात्रा किससे लगाते हैं? यस से लगाएंगे ना। समझ में आई बात? अब देखिए जितने भी इसमें बच गए, 4 ठो निकाल दीजिए 11 में से, कौन ठो बचेगा? अब 13 में से 4 निकालेंगे, कितना बचेगा? 9। हम यहाँ पे स्वर नहीं पढ़ा रहे हैं कि अंग और को जोड़ रहे हैं, हम पूरा वर्णमाल वर्ण जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आ से लेके जो छूट गया लिख देने तक भूला जाएंगे आप लोग। बड़ी, बड़ा उ, ए, अंग और इन सब में क्या लगाएंगे? दीर्घ। अगर कहीं पे बोलूं कि दुख में मात्रा बताइए बाबू, तो क्या बताएंगे? दुख में दो और ख में एक मात्रा। कितनी मात्रा होगी दुख में? कहेंगे सर जी यहाँ छोटा उ लग रहा, फिर क्यों कह रहे हैं आप? हमको छोटा उ के साथ साथ इस पर क्या लगा हुआ है? विसर्ग। एगो सवाल पूछ दिया था आपको, छ में कितनी मात्रा होगी? दो मात्रा। छ का उच्चारण भले अ कर रहा है, लेकिन छ किसके साथ लिखा जाता है? विसर्ग। समझ आई बात? इस आधार पर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो हो जाएगा आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अ, जहां रहेगा। अब देखिएगा जहां पर संयुक्त व्यंजन रहेगा, बोलने का संयुक्त व्यंजन जहां रहेगा वहां पर भी क्या लगा देंगे? यही कंडीशन है।
संयुक्त व्यंजन जो रहेगा उसके पहले वर्ण पर लगेगा। बात समझ गए? जैसे लिखिएगा संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाले वर्ण पर क्या हो जाएगा? दीर्घ। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे छोटा सा लिख लेंगे आप लोग, जैसे एक शब्द हम लिख दे रहे हैं कंपन, तो कंपन में क तो दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पर संयुक्त दिख रहा है, क के साथ म का योग होके क पर क्या लग जाएगा? 2, प पर कितना रहेगा? 1, और न पर कितना लग जाएगा? 1। ऐसा मेरी बात। अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे हम लिख दें जुगुप्सा, मात्रा लगाइए, यहां पर कितनी मात्रा होगी? 1। इस पर कितना? 2 होगा। क्यों? यह भले छोटा हो की मात्रा है, लेकिन यह आधा प का योग जो होगा, क्या लिखे हैं? संयुक्त व्यंजन से पूर्व वर्ण पर क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाले वर्ण पर क्या हो जाएगा? दीर्घ। और हाई ऑलरेडी स के साथ आ मिलकर क्या बन जाएगा? समझ बात? ठीक। अगर लिखिएगा जब स्वतंत्र हो, सुन लीजिए पहले, जैसे कहीं पर बोले स्वर में मात्रा लगाइए, तब क्या करेंगे? स्वर में बताइए, तब वहां पर एक मात्रा और यहां पर क्या रहेगा? एक ही मात्रा रहेगा। जब उससे पहले कोई वर्ण ना हो तब वहां पर कितना मात्रा लगेगा? एक मात्रा लगेगा। बात समझ गए? तो लिख लीजिएगा, उसके लिए लिखिएगा, क्या लिखवाएं उसके लिए लिखिए, हाँ इसमें लिख लीजिएगा तब, संयुक्त वर्ण से पहले कोई वर्ण ना हो तो लघु मात्रा का योग होता है। लघु मात्रा का योग होता है। संयुक्त वर्ण से पहले अगर कोई वर्ण ना हो तो वहां पर कितनी मात्रा लगाएंगे? एक मात्रा लगाइएगा। अनुस्वार तो लगेगा ही, जैसे अंग लिखना है, कहीं अंग लिख दीजिए, अंग में तो इस पर क्या होगा? दीर्घ। और यहाँ पे क्या लगेगा? एक। लिखो है अभी, अंग और अ दोनों पे क्या लगाएंगे? दीर्घ लगाएंगे। अब मात्रा लगा लेंगे सब लोग, समस्या यही थी। अगली कंडीशन बस सुन लीजिए, लिखना नहीं है। रेफ र, सॉरी रेफ र तो लगेगा ही, हाँ क्या बोलते हैं जो नीचे लगता है, पदेन र की कोई मात्रा, उसको मात्रा से कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखना हो अग्रसेन, अग्रसेन में एक 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 और यही मात्रा, इस ग्रह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस समझिए ना, इसका ध्यान दीजिएगा। बस मिटाऊं, वर्ड और मात्रा समझ में आ गई। अब बता दीजिए किसी को जो सातों अंग लिखवाए हैं, सातों अंग में से कोई समस्या कि सर हमको वर्ण नहीं समझ में आया, मात्रा, लय, गति, तुक, कुछ भी चरण न समझ में आया हो, पूछ लीजिए, बता देंगे। मैं बता दिया, अगर एक बार छंद पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर दोबारा आपको छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप पंक्ति देखेंगे, मात्रा लगाएंगे, मात्रा याद करेंगे, काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक, बताइए क्या है? हाँ, जैसे आपने कहा कि सर उपरयुक्त में मात्रा क्या होगा, यही ना होगा। इसको अगर मैं बताया था, रेफ र जो होगा वह आधार र का योग दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर एक मात्रा प का इसके साथ क्या हो जाएगा? योग होगा, होगा ना? नहीं समझ में बात? लिख देते हैं, जो हाई लिखे हैं ना वही यही होती है लिखे हैं, लिखे कि नहीं? अब एक और इसके साथ यह मिलकर क्या बन जाएगा? 2। यहाँ पर छोटा हुआ है एक, यहाँ आधा, हाँ सॉरी, इसके साथ आधा क के साथ क्या मिल जाएगा? 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। उपरयुक्त में यह मात्रा होगा। किसमें? हाँ, चंद्र बिंदी लगेगा तो आ लगा होगा ना। अरे सिंपल है भाई, चंद तो लिखेंगे नहीं हम कभी, चंद्र बिंदी में हमेशा दीर्घ रहेगा ही रहेगा। तो चंद्र बिंदी लगा हो चाहे ना लगा हो, वो तो मात्रा के ऊपर डिपेंड जाएगा। कोई बताइए ऐसा वर्ड जो उसमें दीर्घ बिना हुए चंद्र बिंदी लग गया हो?
ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा वर्ण बता दीजिए जो बिना दीर्घ हुए उस पर चंद्रबिंदी लग सकता है। ऐसा है? अंगना में, यही तो वर्तनी पूछा था। ठीक, जैसे देखिए अंगना में वर्तनी पूछा था, अंगना में अनुस्वार होता है, बात समझिए ना। हाँ, जैसे ये आप कह सकते हैं आप, तो मुख में आगत होता है, चंद्रबिंदी थोड़े लगता है। मुख में आगत लगाया जाता है, चंद्रबिंदी नहीं होता। मुख ऐसे थोड़े बोला जाता है, ठीक है, वो तो मुंह बोला जाता है। मुंह हिंदी के वर्तनी में है ही नहीं, तो कैसे लिख दें हम? मुंह शब्द कहीं पढ़े हैं लिखा हुआ, लेकिन हिंदी के शुद्धता में है नहीं है। किसमें? हाँ हुआ है, ठीक, तो वो अपनी जगह है। अगर ऐसा होगा तो देखिएगा, देखा जाएगा। ठीक, चंद्रबिंदी पर भी एक ही मात्रा लगाएंगे अगर होगा तो, लेकिन चंद्रबिंदी जब भी रहती है किसके साथ रहेगी? दीर्घ के। दीर्घ रहेगा तो सिंपल 2 मात्रा लगाएंगे, उसमें हो जाए, सोचना नहीं। अब कहीं कहीं 3 मात्रा लगाना पड़ गया तो 3 मात्रा लगभग नहीं करेगा। जब भी लगेगा या तो हर्ष या तो दीर्घ लगे। बात समझी ना? अब समझेंगे छंद के प्रकार पढ़े। किसमें? आंख में। तो वही तरह आंख बड़ी बड़ी कर देंगे, काम बन जाएगा। 2 मात्रा 1 मात्रा दीर्घ दिख रहा है ना। अब कौन सा आंख में 2 मात्रा आगे बिंदिया के 1 मात्रा, 3 मात्रा लगाइए ना, तो हम छरिया के लौटेंगे, कुछ नहीं। 2 मात्रा लगेगा, कितना लोटिए है, ठीक है ना? ठीक है, उज्जवल, ठीक है। आप ही लोग बताइए। यहाँ पे अभी मत कहिएगा कि हाई हाई मिल के 1 गो, अरे 1.5 गो, हाई मिल के 2.5 गो या 1.5 गो, ये सब नहीं कहेंगे आप। बस इसके साथ हो जाएगा दीर्घ 1 और 1 मात्रा, बस, और कोई उसमें योग नहीं होगा। ठीक, ये होगा आपका। ऐसी मात्रा लगाएंगे, आगे आएगा तो बताते भी चलेंगे, आगे आएगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस आप लगा के रखिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे छंद के प्रकार। ठीक।